नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख किया है। हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56J और CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 का भी जिक्र किया है। इस रूल के जरिए यह बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है, वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किया जा सकते हैं। हालांकि यह नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों पेंशनर्स के CGHS कार्ड की क्या है खासियतें, बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियां शामिल हैं। इसमें यूजर को एक यूनिक नंबर मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा मिलती है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी यह सुविधा मिलती है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों को भी इसका पूरा लाभ मिलता है। योजना के तहत कर्मचारियों और उनके आश्रितों और पेंशनर्स को एक प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाता है, जिसे CGHS कार्ड के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियां शामिल हैं। इसमें यूजर को एक यूनिक नंबर मिलता है। इसके साथ ही इसमें नाम, ब्लड ग्रुप, वार्ड, वैलिडिटी आदि की जानकारी होती है। इस कार्ड में फोटो भी छपी होती है। CGHS कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा लाभार्थियों की जिम्मेदारी और कार्ड के नुकसान के मामले में लाभार्थी को पुलिस और CGHS अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। जी हाँ, योग्य सेवारत कर्मचारी और पेंशनर CGHS वेब पोर्टल www.cghs.nic.in और वेबसाइट www.cghs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वेलनेस सेंटरों में भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फॉर्म को भरना होता है और साथ ही फ़ोटो, ID प्रूफ आदि भी अटैच करनी होती है। बता दें कि इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, यानी कार्ड धारकों को अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज करते समय दी जाने वाली महंगी दवाइयों का खर्च खुद अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता है। CGHS के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में जाकर कर्मचारी और पेंशनर्स इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महिला स्वरोजगार योजना के तहत सरकार सभी महिलाओं के खाते में डाल रही है 1-1 लाख रुपए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। महिलाओं को सरकार 1-1 लाख रुपए दे रही है। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का तांडव मचा हुआ है। आए दिन नए फर्जी मैसेज के जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। इन दिनों एक और मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए दे रही है। लेकिन भारत सरकार की संस्था PIB ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई की जाँच कर अलग से खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी है ये खबर। जी हाँ, PIB की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार जैसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कोरोना काल में बेरोजगारी के चलते सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की फर्जी न्यूज़ फैल रही हैं। भारत सरकार की प्रेस परफॉर्मेंस ब्यूरो ने वायरल खबर का खंडन करते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।
सरकार ने भी कोरोना काल में इस तरह की फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा फर्जी खबर दी जाती हैं। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार ने दी खुशखबरी, 22 लोगों के अकाउंट में भेजी गई इतनी रकम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उज्जैन से राज्य के 22 लाख किसानों के खाते में 4686 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी है। किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम शिवराज ने चुनाव से पहले उन्हें बड़ी राहत दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित कालिदास अकादमी में स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के कुल 22 लाख किसानों के खाते में एक क्लिक के जरिए बीमा राशि डाली। इस मौके पर उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व समस्त जन प्रतिनिधित्व जिला और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। जी हाँ, बता दें कि सीएम ने कार्यक्रम में बीमा की राशि और 2019 में खराब हुई खरीफ फसल की राशि ट्रांसफर करने के बाद किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीमा पॉलिसी में अधिक सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय मिले, यही हमारा संकल्प है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया था। पिछली सरकार ने बीमे का 2200 करोड़ का प्रीमियम भी नहीं भरा। सीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसानों को परेशान नहीं देखना चाहती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने चांदी में आई भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल आज देश में सोने और चांदी की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार को सोने के दाम 224 रुपये बढ़कर 52,672 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए थे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यह 620 रुपये की मजबूती के साथ 69,841 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस संदर्भ में HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडिटीज तपन पटेल ने बताया कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 224 रुपये बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोने की कीमतें प्रभावित हुई हैं। वैश्विक बाजार में सोना 1954 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 27.13 डॉलर प्रति औंस के दाम पर बंद हुई। जी हां, अमेरिकी डॉलर के कमजोर रुख के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 73.45 पर ठहरा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक विदेशी मुद्रा राज्य में घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.47 के भाव पर खुली और दिन भर के ट्रेड के अंत में 73.45 के स्तर पर थी, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती को दिखाता है। इससे पहले गुरुवार को देश में सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम और हुए सस्ते। आज 19 सितंबर के जानिए रेट आपके शहर में कितने हैं रेट। देश में पेट्रोल की बिक्री में लॉकडाउन के बाद पहली बार सितंबर के पहले पखवाड़े में वृद्धि दर्ज की गई। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल की मांग कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कटौती की गई है। शनिवार 19 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 81.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में 87.82 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 84.21 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 82.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में डीजल 72.2 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में डीजल 78.48 पैसे, कोलकाता में डीजल 75.52 रुपये और चेन्नई में डीजल 77.40 पैसे बिक रहा है। उद्योग जगत के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 2.2% और पिछले महीने की तुलना में 7% बढ़ी है। हालांकि डीजल की बिक्री में गिरावट जारी है। सितंबर महीने में यह सालाना आधार पर 6%, मासिक आधार पर 19.3% कम रही है। ये पहली बार है जब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश में पेट्रोल की बिक्री 25 मार्च से देश में भी लागू लॉकडाउन के बाद हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 रुपये प्रति लीटर या 64% है। इसमें 32.98 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपये स्थानीय बिक्री कर या वैट है। वहीं डीजल
के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा करीब 63% है। यह प्रति लीटर 49.43 रुपये बैठता है। इसमें 31.83 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.60 रुपये वैट है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मजदूरों को पीएम मोदी ने दिया तोहफा, 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे, यानी वेतन सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, औद्योगिक संबंध कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल वेतन मिलेगा। भारत सरकार एक परिषद का गठन करेगी जो प्रति वर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगी। वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा। 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना इस पर अंतिम कमेटी करेगी। कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। कंपनियों को कैंटीन और क्रैच सुविधा मुहैया कराना अनिवार्य होगा। 5 या उससे ज़्यादा संस्थाएं मिलकर ग्रुप पोलिंग कैंटीन चला सकती हैं। हर मजदूर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। अगर किसी मजदूर या कर्मचारी की हादसे में मौत हो जाती है तो मुआवजे के अतिरिक्त जुर्माने की 50% तक की राशि कंपनी कर्मचारी को देनी होगी। प्रवासी मजदूर को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवासी भत्ता कंपनी देगी। प्रवासी मजदूर जहां काम करेगी वहीं राशन मिलेगा। प्रवासी श्रमिकों का एक नेशनल डाटा बेस बनाया जाएगा। 240 दिन की बजाय अब 180 दिन काम करने पर कर्मचारी अर्न लीव का हकदार होगा। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाज़त होगी। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर फैसिलिटेटर किया जाएगा। OSH कोड की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को वर्किंग जर्नलिस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। लगभग 45 वर्ष के ऊपर के कर्मचारी को एक बार फ्री हेल्थ चेकअप कंपनी की तरफ से मुहैया कराना अनिवार्य होगा। ट्रेड यूनियन को केंद्र, राज्य एवं संस्थान स्तर पर कानूनी मान्यता मिलेगी। शिकायत निवारण कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 की जाएगी। 5 सदस्य ट्रेड यूनियन और 5 सदस्य संस्थान के होंगे। वर्कर की परिभाषा वेतन के आधार पर तय की जाएगी। 18,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्कर की श्रेणी में आएंगे। लेबर ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ एक जज होते हैं। अब एक और प्रशासनिक सदस्य बनाया जाएगा ताकि समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को मान्यता। अब श्रमिकों को ठेका मजदूरी के स्थान पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का विकल्प मिलेगा, यानी अब उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय के समान काम के घंटे, वेतन बाद सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से कोई विवाद है तो अब वो 3 साल की बजाय सिर्फ 2 साल की समय सीमा के अंदर की शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू वर्कर को औद्योगिक वर्कर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया तो उसे रीस्किलिंग फंड देना होगा। रीस्किलिंग फंड कर्मचारी का 15 दिन का वेतन होगा और कंपनी इस फंड को 45 दिन के अंदर कर्मचारी को हर हाल में देगी। ट्रेड यूनियन को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। 300 कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी अप्रूवल के बंद हो सकती हैं। पहले ये नियम सिर्फ 100 कर्मचारी वाली कंपनियों पर ही लागू था। जी हां, ESIC का विस्तार किया जाएगा। देश के 740 जिलों में ESIC की सुविधा होगी। अभी ये सुविधा फिलहाल 566 जिलों में ही है। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़ा जाएगा, चाहे एक ही श्रमिक काम क्यों ना करता हो। पहली बार 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ESIC से जोड़ा जाएगा। बागान श्रमिक भी ESI के दायरे में आएंगे।
10 कम श्रमिक वाले संस्थानों को भी स्वेच्छा से ईएसआई का सदस्य बनने का विकल्प होगा। 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान ईपीएफओ की कवरेज में आएंगे। असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों को भी ईपीएफओ में लाने की योजना बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम कार्यकाल की बाध्यता नहीं होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाएगा, जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस भी कंपनी में 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, उस संस्थान को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी अनिवार्य होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएफ खाता धारकों को ईपीएफओ दफ्तर की नहीं पड़ेगी जरूरत। नए ऑनलाइन पोर्टल पर होगा सब काम। जी हां, ये कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईपीएफओ ने पीएफ धारकों के लिए ई इंस्पेक्शन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब किसी को भी ईपीएफओ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही शिकायत और दस्तावेज मंगा सकते हैं। देश के 4.50 पीएफ सदस्यों को देखते हुए ईपीएफओ ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब किसी को कोई जानकारी या शिकायत करनी हो तो इस पोर्टल पर कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर अधिकारी आपके काम में जुट जाएंगे। अधिकारी आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको मेल या मैसेज करके बता दिया जाएगा। ईपीएफओ सीबीडीटी के सदस्य हरभजन सिंह ने बताया कि कोरोना के समय में ईपीएफ कार्यालयों में सदस्यों की भीड़ लगी रही है। कानपुर में तो काफ़ी समय से सदस्यों को ईपीएफओ कार्यालय में लाइन लगानी पड़ती है। इससे बचने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। नए पोर्टल से शिकायतों का समाधान भी होगा और संक्रमण से भी बचा जा सकेगा। ईपीएफओ ने ऑनलाइन पोर्टल पर पीएफ सदस्यों की हर प्रकार की शिकायत को लेने की सुविधा दी है। ये पोर्टल सिर्फ पीएफ सदस्यों के लिए ही नहीं, यहाँ काम करने वालों के लिए भी है। ईपीएफओ के इंस्पेक्टर भी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 60 साल की उम्र के बाद नहीं होगी पेंशन की चिंता, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हाँ, अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर निवेशक की 60 साल के बाद मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। जी हाँ, बुढ़ापे में पैसों का सोचकर चिंतित होना अब नहीं पड़ेगा। आपके लिए अटल पेंशन योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद आप हर महीने 1 से 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अगर निवेशक की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। इस योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना से 2.23 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस स्कीम में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है। अगर कोई 18 साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे 42 रुपये से लेकर 210 रुपये प्रति माह निवेश करना होता है। वहीं यदि कोई 40 साल की उम्र में आवेदन करता है तो उसे 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये प्रति माह निवेश करना होता है। इसमें नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक पैसा जमा करना होता है। इसके बाद 60 साल से होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन के रूप में मिलेगी। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा पैसा जमा करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी। योजना की खास बात यह है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट भी मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हां, 7 पे कमीशन की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी का 3% हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकता है।
कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर अब 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार यह संभावना है कि डीए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का इजाफा हो सकता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।